वृद्ध आश्रम बनवाने का काम शुरू हो चुका था। कुछ ही महीनों में वृद्ध आश्रम की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई थी। यह बिल्डिंग बनवाई थी कैलाश जी ने, जिन्होंने अपने जीवन के अनुभव से सीखा था कि बेटे और बहू कुछ नहीं होते हैं। आजकल के ज़माने में औलाद पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहू के आने से बेटे बदल जाते हैं। वह अपनी बीवी के पल्लू से ही बंधे रहते हैं। बुढ़ापे पर तो वह लोग उन्हें ढंग से खाना भी नहीं पूछते और ना ही खाने को ताज़ा खाना देते हैं। ऐसा ही हो रहा था कैलाश जी के साथ भी। इसी कारण वह अपने ही जैसे तमाम बुजुर्गों के लिए वृद्ध आश्रम का निर्माण करा रहे थे। बहू, ऐसा मत करो, मेरा दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। दरवाज़ा खोलो। बहू, मुझे इस अंधेरे से डर लग रहा है। कैलाश जी अंदर से गिड़गिड़ाते हुए बोले जा रहे थे। कैलाश जी खिड़की के पास खड़े होकर आने जाने वाले हर किसी से हाथ जोड़कर बोल रहे थे, कोई तो मेरी मदद कर दो। ओ बेटा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो बेटा। जो कोई कैलाश जी को ऐसे देखता, सबका कलेजा फट कर मुंह को आ जाता, पर किसी में भी इतनी हिम्मत न थी कि कोई उनकी बहुओं के खिलाफ जा सके। एक दिन सुप्रिया बोली, आरती, कुछ तो करना पड़ेगा इस बुढ़े का। बुढ़िया तो मर गई, लेकिन बुढ़े को यहाँ पर छोड़ गई। आरती की जेठानी सुप्रिया ने कहा तो आरती बोली, हाँ दी, सारा दिन हम पर नज़र रखता है। किटी पार्टी होती है तो इसको खाना पीना बुरा लगता है। दोनों ने शाम को समर और साहिल के आने पर कहा, अपने माँ बाप को खुद क्यों नहीं देखते हो? हमारे बस का नहीं है। अब समर ने अपनी पत्नी सुप्रिया से कहा, अरे तो काम करवा लिया करो, सारा दिन बिस्तर ही तोड़ते हैं और इनकी दवाइयाँ मंगाते रहो। समर खर्चे की भी बात कर रहा था और साहिल भी उलझन में था कि कैसे पिता से पीछा छुड़ाया जाए। 1.5 साल पहले पत्नी की मौत हुई तो बेटों के रंग भी बदल गए। बेचारे कैलाश जी किसी समय में बड़े बिजनेस के मालिक हुआ करते थे और समय के साथ बिजनेस बेटों के हाथ में आ गया था। बेटों के बिजनेस में जाते ही काफ़ी लोगों ने ऑफिस छोड़ दिया था, क्योंकि बेटों का काम करने का तरीका उन्हें पसंद नहीं आता था। बेटों के व्यवहार के कारण बिजनेस में घाटा होने लगा था और जैसे तैसे ही काम चल रहा था। अब कैलाश जी से कोई सलाह भी नहीं लेता था और न ही ऑफिस में आने दिया जाता था। घर में पड़े पड़े कैलाश जी अकेले रहने लगे थे और बीमार हो गए। उनकी दवाइयाँ भी बेटों पर बोझ लगने लगी थी और उनके खाने पीने का ध्यान रखना दोनों बहुओं को बोझ लगता था। सुप्रिया हमेशा कैलाश जी को सुनाकर कहती, ऐसे दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता है बुढ़ा, यह नहीं कि कुछ घर का काम कर दे, जाने इस शरीर का क्या करेगा। पड़े पड़े खाता है, शर्म नहीं आती इसको। बहुओं की बातें सुनकर कैलाश जी खून के आंसू पी कर रह जाते थे। एक दिन कैलाश जी ने कहा, मैंने इनको पालकर इतना बड़ा इसलिए नहीं किया था कि मेरी 2 रोटी भी भारी पड़े। आज तक इतना कमाया तो क्या इतना खाने का भी हक नहीं रखता? सुप्रिया और आरती यह सब सुनकर तिलमिरा गई और कैलाश जी को उठाकर बिस्तर पर से नीचे धक्का दे दिया। बुढ़े, तू कितना बेशर्म है, अपने ही बच्चों को परेशान करता है। यह कहते हुए आरती अपने गुस्से पर काबू रखना छोड़ उन्हें पीटने लगी। सुप्रिया ने भी परिस्थिति का फ़ायदा उठाकर उन्हें बहुत मारा। दर्द से
बिलबिलाकर कैलाश जी दोनों से कहते रहे कि छोड़ दो, मगर दोनों पर कोई असर न हुआ। आए दिन यह रोज का होने लगा था। अंदर कमरे में बंद कर दो, उन्हें जरा जरा सी बात पर पीट कर सुख का अनुभव करती और खाने के नाम पर उनके हिस्से में बासी खाना ही आता तो सुप्रिया कैलाश जी को लालची इंसान कहकर बहुत मारती थी। कोई घर आता तो कैलाश जी से उन्हें मिलने भी नहीं दिया जाता और कहा जाता कि वह सो रहे हैं। दोनों की मनमानी खूब जमकर चल रही थी और दोनों बेटों ने पत्नियों को खुलकर कह दिया था कि तुम अपने आप देख लो कि क्या करना है। बेटे भी कैलाश जी की कोई बात नहीं सुनना चाहते थे और कभी बेटों से कहा भी तो कह दिया करते थे कि क्या आप घर में शांति से नहीं रह सकते? जो मिल रहा है उसे खाकर चुपचाप रहो। इतना बुरा बर्ताव होने के बाद भी वह और किसी से अपना दुख बता नहीं सकते थे, क्योंकि घर से बाहर निकलने भी नहीं दिया जाता था। उधर बहुएं अपनी सास के जेवर पहनकर दोनों इतराती फिरती थी और कैलाश जी के लिए घर में सूखी रोटी तक न थी। आज बहुत तेज ठंड लग रही थी, इसलिए कैलाश जी बाहर धूप में चले गए और पड़ोसी ने देखकर आवाज दे दी, अरे कैलाश जी, बड़े दिन बाद दिखाई दिए, कमजोर हो गए हो, खाया पिया करो। इस बात को सुनकर उनकी आंखें भर आईं और वह उनसे नजर चुराने लगे। पड़ोसी ने करीब आकर कहा, कैलाश जी, मुझे आपकी हालत ठीक नहीं लगती, आप कहो तो मैं समर और साहिल से बात करूं? ऐसा सुनकर कैलाश जी ने मना कर दिया, लेकिन यह सब अंदर से बाहर आ रही सुप्रिया ने सुन लिया। जैसे देखकर कैलाश जी कांप गए, क्योंकि वह जानते थे कि अब अंदर ले जाकर उनका बुरा हाल किया जाएगा। सुप्रिया ने आकर धीरे से कहा, आप अंदर चलो। और यह सुनकर कैलाश जी को अंदर जाना पड़ा। अंदर जाते ही सुप्रिया ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, क्यों रे बुढ़े, बड़ी शिकायत करने की आग है तुझमें? वह पड़ोसी क्या कर लेगा हमारा, उससे शिकायत करता है हमारी? ऐसा कहकर सुप्रिया का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने ताव में आकर एक डंडा उठाया और उन्हें पीट डाला। सुप्रिया ने सारा गुस्सा उन पर उतार डाला। सामने खड़ी आरती देख रही थी और उसने भी सुप्रिया को भड़काकर इस आग में घी का काम ही किया। बेचारे कैलाश जी बहुओं के आगे गिड़गिड़ाते रह गए, पर दोनों को उन पर बिल्कुल दया नहीं आई। रात के समय सुप्रिया ने समर के आगे ही जोर जोर से शिकायत कर डाली, जिसमें आधी बातें झूठ थी। समर ने अपने पिता को उसी समय घर से धक्का दे दिया। कैलाश जी ने बहुत प्रार्थना की, मगर बेटों ने पिता के कपड़े उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। कैलाश जी ने अपना सामान एक थैले में भर लिया और रोते हुए निकल पड़े। अपने घर से निकलते हुए दिल भर आ रहा था, आत्मा को दर्द हो रहा था, मगर औलाद इतनी बेरहम निकलेगी वह कहाँ जानते थे। वह घर से दूर जा चुके थे और कहाँ गए थे यह कोई नहीं जानता था। किसी ने उन्हें ढूंढा तक नहीं और अपने जीवन में मस्त हो गए। एक दिन अखबार पढ़ते हुए साहिल ने समर से कहा, अरे भैया, यह देखो अखबार में क्या छपा है। समर ने भी जब गौर से वह कॉलम पढ़ा तो खुशी से उछल पड़ा, अरे यह तो लॉटरी लग गई। साहिल, मजा ही आ गया, अब जिंदगी ऐशो आराम से गुजरेगी। समर की आंखें चमक रही थी। आखिर ऐसा क्या
मिल गया था अखबार में, जिसकी इतनी खुशी हो रही थी। उसके साथ साथ साहिल भी बहुत खुश था और साथ खड़ी पत्नियां तो सपने ही देखने लगी थी। भैया, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि हमने ही उन्हें घर से निकाला था तो फिर यह करोड़ों हमें थोड़ी ना मिलेगा। अरे यह कौन बताएगा? जिसको पता है वह थे पापा। वह तो मर चुके हैं ना बुद्धू। समर ने साहिल के सर पर हाथ मारकर कहा। वैसे भैया, पापा ने इतना बड़ा काम भी किया था, यह तो हमें कभी पता ही नहीं चला। साहिल सोच में था। वह अखबार जिसे पढ़कर घर में खुशियों की लहर दौड़ गई थी, उसमें इन दोनों भाइयों के पिता कैलाश जी के मर जाने की खबर छपी थी और जिसके इंश्योरेंस में मृत्यु के बाद नामिनी सदस्यों को 1 करोड़ मिलना था। यह दो नामिनी दोनों भाई ही थे। उनका शरीर एक हॉस्पिटल में रखा हुआ था और वहाँ के लोगों ने अखबार में यह खबर एक फ़ोन नंबर के साथ दी थी। सुप्रिया और आरती दोनों के पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। 1 करोड़ की धनराशि मिलना कोई छोटी बात नहीं थी। इस 1 करोड़ के आने का इंतजार बेसब्री से हो रहा था, लेकिन 1 करोड़ पाने की यह सब फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए टाइम लगना था और दोनों ने हॉस्पिटल फ़ोन कर खुद को उनके बेटे होने की जानकारी दे दी थी और अपने पहचान पत्र लेकर घर से निकल पड़े थे। हॉस्पिटल शहर के दूसरे छोर पर था तो पहुंचने में 3 घंटे का समय लग गया, लेकिन वहां जाकर दोनों हैरान रह गए। समर ने कहा, साहिल, वह अखबार की कटिंग तो देख जरा, वह एड्रेस यही है ना? हॉस्पिटल तो नहीं लग रहा। साहिल ने जल्दी से जेब से वो अखबार की कटिंग निकाली और देखकर कहने लगा, भाई, लगता तो यही है। कोई बात नहीं, पूछ लेते हैं। आसपास गुजरते लोगों से दोनों ने पूछा तो पता चला कि यही जगह है, मगर यहाँ तो हॉस्पिटल बताया गया था। तभी सुप्रिया ने कहा, अरे इधर लाश घर होगा ना, पहचान करवाने के लिए बुलाया होगा। सबको सुप्रिया की बात सही लगी। सबने आगे बढ़कर एक वार्ड बॉय जैसे दिखने वाले व्यक्ति से कहा, भाई, इधर एक डेड बॉडी की पहचान करने को बुलाया है, किधर जाना है? उसने तपाक से कहा, साहब, उसको फ़ोन कर लो ना। समर को ध्यान आया कि उस पर तो फ़ोन नंबर भी है तो तुरंत फ़ोन लगा दिया गया। समर ने कहा, हेलो, हाँ जी, अखबार में यह डेड बॉडी की पहचान के लिए जो पता दिया था, हम उनके बेटे हैं, बाहर खड़े हैं, बताइए कहाँ आना है? उधर से बोल रहे व्यक्ति ने तुरंत उन्हें अंदर आने को कहा और अंदर आकर एक व्यक्ति उनके पास आ गया। इधर से चलिए। उसके पीछे पीछे चलते चारों बेसमेंट में पहुंच चुके थे। इसके पीछे पीछे चलते हुए चारों खुशी में पागल हुए जा रहे थे। दोनों की पत्नियां बार बार एक दूसरे की तरफ देखती और मुस्कुराने लगती। एक कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने अलग स्ट्रेचर पर सफ़ेद कपड़ों में लेटे हुए कुछ लोग थे, जिनमें से एक ही पहचान करनी थी। सबकी सब लाशें थी। पहले तो सुप्रिया और आरती अंदर जाते हुई घबराई, मगर इस व्यक्ति ने कहा कि सोच लीजिए, लोग सो रहे हैं तो उनका डर कुछ कम हो गया। फिर उसने 2-3 बॉडी के पैर में बंधा नाम का टैग चेक किया और एक पर रुक गया। उसने उसके चेहरे पर से कपड़ा हटाया तो बेटे ने एकदम से कहा कि हाँ, यही तो पापा हैं, और सबके सब दहाड़े मारकर रोने लगे। बहुएं ऐसे रोने कि जैसे वही सबका सहारा था। पापा, अब हम कैसे जिएंगे? अब क्या होगा? इस तरह के शब्द कहते हुए चारों रो रहे थे।
पहचान हो चुकी थी, मगर बाहर आकर उसने दोनों बेटे से उनके पहचान पत्र मांग लिए। उन्हें यह साबित करना था कि वह कैलाश जी के ही बेटे हैं। उन्होंने अपने पहचान पत्र दिए और उनके बाद उनसे जाने को कहा गया। उनसे कहा गया कि अब उन्हें फ़ोन पर बताया जाएगा, क्योंकि सब पूरा होने में टाइम लगेगा और उसके बाद ही डेड बॉडी अंतिम संस्कार के लिए सौंपी जाएगी। अब चारों के पास घर लौटने के सिवा कोई रास्ता न था। चारों घर लौट आए और समर की नज़र अपने फ़ोन पर टिक गई। इस फ़ोन के आने का सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन पूरा दिन गुजर गया और अगले दिन सुबह तक भी कोई फ़ोन नहीं आया। तो समर ने अपनी पत्नी सुप्रिया से कहा, यार यह फ़ोन ही नहीं आ रहा है, जाने कब फ़ोन करेंगे। हमारे पेपर्स भी रख लिए हैं, डेड बॉडी दे देते तो आधा काम तो हो जाता और पैसा मिलना भी तय हो जाता, लेकिन यहाँ तो कोई खबर ही नहीं है। समर भी बार बार फ़ोन कॉल के बारे में पूछता रहा, लेकिन उत्तर में निराशा ही हाथ लगी। यह दिन भी बीत गया और तीसरे दिन की सुबह सुबह अचानक फ़ोन की घंटी बजी और फ़ोन उठाते ही किसी की आवाज़ आई, हमें यह घर बेचा गया है और आपको यह घर जल्द से जल्द खाली करना होगा। सबके सब सुनकर हैरान हुए कि यह कैसे हो सकता है। सब इस समय सोकर ही उठे थे और ऐसी खबर मिली थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि जब पापा हैं ही नहीं तो मकान बेचने का अधिकार किसे मिल गया। पापा तो डेड बॉडी के रूप में वहाँ लाश घर में पड़े हुए हैं। दोनों भाई एक दूसरे से बात कर रहे थे, मगर कोई हल नहीं निकला था। सुप्रिया बोली, अरे उस आदमी को फ़ोन करो जिससे वहाँ मिले थे, उसको बोलो कि जल्दी से जल्दी डेड बॉडी दे दे। समर ने उसकी बात सुनकर फ़ोन लगाया तो फ़ोन पर नंबर ही गलत बताया गया। हैरत की बात थी कि इसी नंबर पर एक दिन पहले बात हुई थी और अब नंबर गलत हो गया था। साहिल ने कहा, भैया यह क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ है भैया। समर ने कहा, साहिल कोई हमें परेशान करना चाहता है, इसलिए डरिए मत। सुप्रिया बोली, अरे यह बाद में सोचना, पहले 1 करोड़ लेने का सोचो। सब चुपचाप बैठे इसी बारे में सोच रहे थे कि समर का फ़ोन फिर से बजने लगा और किसी अनजान नंबर को देख उसने साहिल का चेहरा देखते हुए कॉल रिसीव करके कहा, हेलो, कहिए कौन बोल रहे हैं। उधर से फिर से वही आवाज़ आई थी और उस व्यक्ति ने सबको उसी जगह बुलवा लिया था, जिसे सुनकर सबके चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ गई और सब जल्दी जल्दी निकलने की तैयारी करने लगे। सबके सब एक साथ वहां पहुंचे और वही व्यक्ति उन्हें वहां खड़ा मिल गया, जिसके साथ वह लोग फिर से उसी बेसमेंट में चले गए। उस कमरे के सामने पहुंचते ही, जिसमें कैलाश जी की बॉडी थी, सब उसके अंदर चले गए। इस बार चारों बेखबर थे। शायद पैसे मिलने की खुशी ने इस डर को भगा दिया था। उसने फिर से लाश के पास जाकर देखा, देख लीजिए एक बार और, यह कहकर उसने फिर से लाश के मुंह से कपड़ा हटा दिया। सबने फिर से पहचान ली। उस आदमी ने उनके पेपर्स लौटाकर कहा, इन्हें कैसे ले जाएंगे आप। तो समर ने कहा, आप एम्बुलेंस का इंतजाम करवा दीजिए। उस आदमी ने उनके लिए और इंतजाम कर दिया। उसने एक आदमी बुलाया और उसके साथ मिलकर एम्बुलेंस में बॉडी रखवा दी।
वह दोनों व्यक्ति इस एम्बुलेंस में बैठकर इन चारों की गाड़ी के पीछे पीछे चलकर उनके निवास स्थान तक पहुंच गए। वहां जाकर फिर से डेड बॉडी की बाहर उतारा और अंदर पहुंचाकर जमीन पर लिटा दिया, जिसके बाद एम्बुलेंस के साथ वह लोग वापस चले गए। अंदर जाकर समर ने जल्दी जल्दी से रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया था, जिसे 1 करोड़ लेने के लिए अंतिम संस्कार के सबके साथ फ़ोटो लिया जा सके। सब इंतजाम किया जा रहा था, लेकिन सबके चेहरे पर 1 करोड़ की खुशी और पिता के मरने की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। तभी एक फ़ोन आया और सबके चेहरे पर मौजूद खुशी दुख में बदल गई। अभी रिश्तेदारों का आना बाकी था और माहौल अपने आप गमगीन हो गया था। समर ने कहा, अब क्या करें, वह लोग थोड़ी देर में आते होंगे। इधर तो बॉडी पड़ी है और रिश्तेदार भी आने वाले हैं। साहिल ने कहा, भैया पहले चेक तो करो कि क्या घर वाकई में बेचा गया है। बिना पापा के घर कौन बेच सकता है। यह बात सबके मन में खटक रही थी कि आखिर यह कैसे हो गया था। इस घर की वसीयत में तो दोनों बेटे हिस्सेदार थे और ऐसे में घर कैसे बेच दिया गया था। समर ने कहा, मैं सब पता करूँगा, लेकिन फ़िलहाल अपने बाप को तो जला दें। रिश्तेदार आने लगे और घर में जगह खत्म होती जा रही थी, मगर समर की नज़र बार बार दरवाजे पर जा रही थी। उधर सुप्रिया और आरती ने झूठ मूठ का रोना रोकर माहौल बना रखा था, जिससे औरतें दिलासा दे रही थी। तभी कुछ आदमी अंदर आए और आकर कहा, समर और साहिल कौन है, उनसे बात करनी है। दोनों भाई उठकर खड़े हुए और रिश्तेदार भी उनकी तरफ देखने लगे। उन आदमियों ने कहा, आपको यह घर खाली करना पड़ेगा। देखिए, यह रहे कागजात। पेपर देखकर समर हैरान रह गया और बोला, लेकिन पापा की तो डेथ हो गई है और इनके बिना तो यह सब नहीं हो सकता, और साइन हमारे भी होने थे। उन्होंने कहा, इन्होंने ही किया है और आप सबके साइन भी हैं। समर और साहिल ने कागज़ों पर अपने साइन देखे तो दिल धक से रह गया। जाने क्या हो रहा था। सुप्रिया और आरती रोना छोड़कर उनके करीब आ खड़ी हुई थी। वह कहने लगी, पापा जी तो मर चुके हैं, देखिए वह रही बॉडी, यह साइन फिर किसने किए। तभी पीछे से आवाज़ आई, मैंने। उस आवाज़ को सुनकर सबके होश उड़ गए। चारों ने चारों तरफ देखा तो कुछ समझ नहीं आया। समर बोला, यह पापा की आवाज़ थी, पर बूढ़े की आवाज़ कैसे आ सकती है, क्योंकि जिंदा हूँ मैं। डेड बॉडी अचानक से उठ बैठी थी। सामने कैलाश जी भरी सभा में आंखें खोलकर ताबूत खोलकर उठ बैठे थे। ताबूत में होने के कारण किसी ने उन्हें छुआ नहीं था और चेहरे ढके होने के कारण किसी ने उन्हें सांस लेते भी नहीं देखा था। पहले तो लोग डर गए, लेकिन जब उन्होंने कहा कि आप लोग डरो मत, मैं सच में जिंदा हूँ। देख रहा था कि मेरे बच्चे लालच में क्या क्या कर सकते हैं। मेरी बॉडी सड़क पर पड़ी होती आज, अगर इन्हें 1 करोड़ के इंश्योरेंस का पता ना चलता। सब हैरान थे और समर और साहिल तुरंत कैलाश जी के पास जाकर उनके पैर पकड़ लिए। अरे पापा जी, अच्छा हुआ ठीक है, हमें तो पता नहीं चला कि आप जिंदा हैं। देखिए ना, यह लोग क्या कह रहे हैं कि आपने घर बेच दिया है। समर और साहिल के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया था।
और जैसे सब समझ आ गया था कि यह सब उनके पापा ने क्यों किया है। कैलाश जी ने कहा, अब मेरे पैर पकड़ते हो और मुझे घर से गंदे इल्जाम लगाकर निकाला भी तुमने ही था। दोनों की नज़र यह सुनते ही जमीन में गड़ गई और रिश्तेदार हैरान रह गए। समर ने जैसे ही आगे बढ़कर कहा, पापा ऐसा तो नहीं था। यह सुनकर कैलाश जी चीख उठे, खबरदार जो एक भी झूठ बोला, कह दो कि तू मेरी बॉडी इंश्योरेंस के लालच में नहीं उठाकर लाए। इसके गवाह हैं मेरे पास। तभी सामने से बढ़िया सूट बूट पहने वही वार्ड बॉय आ खड़े हुए, जिन्हें देखकर समर और साहिल की आंखें फट गईं। एक दिन पहले तो यह सामान्य आदमी लग रहे थे, अब उनके शरीर पर इतने महंगे कपड़े कैसे? कैलाश जी ने कहा, हैरान ना हो इन्हें देखकर, यह कोई वार्ड बॉय नहीं है, बल्कि यह मेरे ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं। समर के मुंह से निकल पड़ा, आपका ऑफिस? कैलाश जी जोर से हंसे। वहाँ मौजूद हर एक इंसान हो रहे इस ड्रामे की सच्चाई जानना चाहता था। कैलाश जी अपनी कार में गए, जो बाहर दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी। जैसे ही वो कार से कपड़े बदलकर आए, सबकी आंखें चौंधिया गईं। थोड़ी देर पहले बेचारी सी शक्ल बनाए कैलाश जी कोई बड़े बिजनेस मैन नजर आ रहे थे, और जिनका व्यक्तित्व इस महंगे सूट बूट में देखते ही बन रहा था। कैलाश जी ने सबके सामने वही सारा एक एक वाक्य कह सुनाया, जिसे अब तक कोई नहीं जानता था। बीच बीच में बार बार आकर दोनों बेटे माफ़ी मांगते, लेकिन कैलाश जी का मैनेजर उन्हें दूर ही रोक देता। सुप्रिया बार बार इशारा करती कि रोको अपने बाप को, लेकिन आज कैलाश जी रुकने वाले न थे और उन्होंने अपने ऊपर बीती सारी कहानी सबको बता दी। लोगों से भरे घर में आपस में बातें होने लगी थी और अब सरेआम अपमान उनके बेटे और बहुओं से सहा नहीं जा रहा था। वक्त की नजाकत को देखकर उन्हें बस माफ़ी मांगना ही सही लग रहा था, जो वह कर भी रहे थे। मगर क्या होना था? कैलाश जी को माफ़ करना गंवारा ही नहीं था, क्योंकि वह दर्द और जख्म आज भी सीने में जिंदा थे, जो अपनी ही औलाद ने दिए थे। क्या सोचते हो कि अब मेरे मरने के बाद 1 करोड़ का तुम्हें धन मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मेरा जो भी है मेरे इन साथियों का है, जिन्होंने मेरा साथ ऐसे समय में दिया, जिन्होंने मुझे इस दिन सड़क से उठाया जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। देखा तो मुझे जल्दी से अस्पताल ले गए, मेरी सेवा करके मुझे स्वस्थ करा दिया। उस दिन जब मुझे घर से निकाला गया तो मैं अपने साथ कुछ कागज़ ले गया था, जो मेरी जमा पूंजी थी। उस पैसे से इन लोगों के साथ मिलकर फिर से बिजनेस किया और फिर से वहीं खड़ा हूँ। इतिहास खुद को दोहराता है। यह सब इन्होंने इसलिए किया कि कभी मैंने इन्हें अपने यहाँ काम दिया था और उसी नमक का कर्ज समझकर इन्होंने चुकाया। लेकिन एक तुम जैसी मेरी औलाद है, जो अपने बाप को घर से धक्का देकर निकाल दिया है और मरने के लिए छोड़ दिया है। ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे ना मैंने तुम्हें, जो अपनी लाज शर्म भी छोड़ दी तुमने। कैलाश जी का गुस्सा बुरी तरह फूट रहा था और सबके सामने चारों को अपमान का घूंट पीना पड़ रहा था। सभी नाते रिश्तेदार एक दूसरे से समर और साहिल की ही बातें कर रहे थे। चारों तरफ काना फूसी चल रही थी, जमकर बेइज्जती हुई थी। जितना भी अपमान सुप्रिया और आरती ने
उनके साथ अकेले में किया था वह आज सरेआम हो चुका था। कैलाश जी ने आगे कहा, यह घर मैंने सच में बेच दिया है और यह वृद्धा आश्रम ट्रस्ट वाले हैं। अब यहाँ आश्रम बनेगा जिसमें कोई मेरी इस सड़क पर मरने के लिए ना पड़ा हो, बेसहारा ना हो और उसको यहाँ सहारा मिले। चारों बेटे बहू माफ़ी मांगते हुए कदमों में गिर गए थे, लेकिन कैलाश जी ने अपने बेटे और बहू को माफ़ नहीं किया और न ही उन्हें उसे घर में रहने की इजाज़त दी, क्योंकि उस घर पर तो वृद्ध आश्रम बनने जा रहा था। उन्होंने अपने बेटे और बहुओं से कह दिया कि अपना बोरिया बिस्तर उठाकर यहाँ से चले जाओ। तब बेटे और बहू को मजबूरन वह घर छोड़कर जाना पड़ा, जिसके चलते बेटे और बहू को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही थी और वह एक किराए के मकान में रहने लगी थी। अब इसी तरह वह अपना जीवन यापन कर रहे थे, क्योंकि उनका जो बिजनेस था वह तो पहले ही घाटे में था। उसका जो भी बचा खुचा सामान मशीन थी वह सब पहले ही बेच चुकी थी। अब वह नौकरी की तलाश में एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में घूम रहे थे। वहीं बहुएं भी सोचती थी कि कुछ घर पर ही काम कर लें जिससे 4 पैसे आ सके। तो दोस्तों, कैलाश जी ने अपने बेटे और बहुओं के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।